तो पहला जो हमारा चैप्टर है उसका क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के समय, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्लासी से, जिसे जो कि कब लड़ी गई थी, 23 जून 1757 को ये बैटल ऑफ प्लासी, आप बोल सकते हो बैटल ऑफ प्लासी इसी टाइम पे हुआ था। और ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर इस टाइम पर आया था। ठीक है, और ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और सिराजुद्दौला कौन था, ये उस टाइम पे बंगाल के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर आने का क्या पर्पस था, क्या मोटिव था। पहला मोटिव था कि इंडिया को वो एज अ फीडर इकोनॉमी बनाना, क्योंकि इंडिया उस टाइम पर बहुत ज्यादा क्या था, सेल्फ रिलायंट या प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी का मतलब जो खुद पर निर्भर होता है, और इंडिया के अंदर रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा थे, कम नहीं ज्यादा थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा थे और हमारे पास सारी फैसिलिटीज थी और हम खुद पर डिपेंडेंट थे। ब्रिटिशर्स ने ये चीज देखा तो कहा कि यहाँ से हम जो है रिसोर्सेज लेके जाएंगे इंडिया से और अपनी इकोनॉमी अपने ब्रिटेन के अंदर प्रोडक्शन करेंगे और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कैसे यूज किया, इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी, खिलाने वाला, फीडर का मतलब होता है खिलाने वाला, फिर और अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। और उन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया को क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। सिर्फ इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्स जो इंसान थे उनको भी नुकसान पहुंचा। फिर 200 साल बाद हमारा देश आजाद हुआ, कब, 15 अगस्त 1947 में। तो इस चैप्टर में आप यही देखने वाले हैं कि हमारा जो देश था वो आज़ादी से पहले कैसा था और जस्ट आफ्टर आजाद इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, थोड़ा इंडिपेंडेंस हो गया 15 अगस्त को 1947 में, फिर उसके बाद कैसी थी इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये देखेंगे, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी उस टाइम पर। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री होती है जो कॉलोनी होती है और दूसरी कंट्री होती है रूरल कंट्री। तो जब रूरल कंट्री कॉलोनी कंट्री के ऊपर राज करती है अपने बेनिफिट के लिए, उसे कहते हैं कॉलोनियल रूल। जैसे कि उस टाइम पर ब्रिटेन जो था इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर राज कर रहा था, तो इंडिया को क्या कहेगा, कॉलोनी। इंडिया कॉलोनी था किसका, ब्रिटिश का। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल का मतलब ये होता है। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, पिछड़ी हुई इकोनॉमी, जहाँ पर ना तो खाने पीने को है, गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, डेथ रेट, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, लो पर कैपिटा इनकम है, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप जैसे वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि ये इकोनॉमी डेवलप कर रही होगी, धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है। जैसे इस टाइम पे अभी इंडिया है, तो इंडिया को हम डेवलपिंग इकोनॉमी बोलेंगे। डेवलप्ड इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो अमेरिका है, जापान है, चाइना, ये लोग डेवलप्ड हो चुके हैं। हाँ, ठीक है। और अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट इंडिया के अंदर आ जाए, इंडिया अंडर डेवलपमेंट के अंदर है। ठीक है जी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, स्थिर बोलो आप, यहाँ पर ऐसे बोलो कि इस इकोनॉमी के अंदर या तो स्लो ग्रोथ होगी या ग्रोथ होगी नहीं। तो इंडिया उस टाइम पर स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई थी तब। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के आप चैप्टर के अंदर देख लेंगे। तो सबसे फिर इसके बाद हमारा जो पहला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा था वो कैसा हो रहा था, लो हो रहा था। 3 से 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और ब्रिटिश रूल के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी कैसी हो गई या उसके दौरान कैसी थी। तो यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट पढ़ना है, पहला ये रहा, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो ये 2 पॉइंट से आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करी जाए तो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस का मतलब कि ये सेल्फ रिलायमेंट थी, इंडिपेंडेंट थी, ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं प्रॉस्पेरस। हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं थी, हम खुद ही आत्मनिर्भर थे। सारा अपना खेती से कमा रहे हैं, अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उससे सारा का सारा हम काम चला लेते थे।
एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी वो जो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, जिसमें ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 ऑफ पॉपुलेशन हमारी इंडिया की 85% पॉपुलेशन किसके अंदर थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट, तो इंडिया की इकोनॉमी आजाद ब्रिटिश रूल के आने से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी, हाथ से बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कंपनी नहीं, लोग जो हाथों से बने हुए सामान देखें, मटके बनाते हैं अलग अलग, जो वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कह दिया जितने भी हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, ठीक है। फिर अब ब्रिटिश रूल के दौरान कैसी हुई, तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई, तो वो किसके प्रोटेक्शन के लिए बनाई, अपने प्रोटेक्शन के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उन्होंने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी सरकार को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी की सारी पॉलिसीज, सारी की सारी जो नीतियां थी वो लाए, और इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, रॉ मटेरियल का सप्लायर और कंज्यूमर बना दिया, किसका, फिनिश्ड गुड्स का। यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं ब्रिटेन, और वहां से माल, फिनिश्ड गुड्स, माल, तैयार माल बनाकर यहाँ पर बेच देते थे, तो ऐसे पैसा कमाते थे। अगला टॉपिक आता है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम आप जो चैप्टर पढ़ेंगे ये है आपका यूनिट 1 है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो नेशनल इनकम का मतलब सिंपल से अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी की क्या इनकम है उसे कहते हैं नेशनल इनकम, और पर कैपिटा इनकम का मतलब एक व्यक्ति की इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में एक व्यक्ति की इनकम क्या है, तो उस टाइम पर नेशनल इनकम बोल लो या फिर पर कैपिटा इनकम बोल लो, दोनों ही क्या थी, लो थी, कम थी, ठीक है। अब नेशनल इनकम निकालने के तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, तो उस समय में नेशनल इनकम निकालने का कोई भी हमारा मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं था, किस तरीके से निकालें, किस मेथड से निकालें, ये कोई तरीका नहीं था, और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ किया। तो उस टाइम पर कुछ इंडिविजुअल्स थे इंडिया के और कुछ ब्रिटिश के भी, जैसे कि दादा भाई नरोजी हैं, विलियम डिग्बे हैं, फिंडले सिरिश हैं, VK राव, RC देसाई। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया कि हम जो है कुछ तरीके लगाते हैं जिससे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकाली जाए। तो इनमें से सबसे बढ़िया किसका माना गया, डॉक्टर राव, ये डॉक्टर VK राव जो है, VK राव, इन्होंने जो तरीका बताया नेशनल इनकम को निकालने का वो सबसे ज्यादा बढ़िया माना गया, ठीक है जी। अब उस टाइम पे अगर बात करी जाए फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब देश आजाद होने से पहले, देश आजाद मान लो हो गया, 20th सेंचुरी का मतलब क्या है, 19 का चल रहा है आपका पीरियड। तो उस टाइम पर नेशनल इनकम हमारी कितनी थी, 2% से भी कम, और पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 0.5% से भी कम, ठीक है। अब जो है हमें क्या डिस्कस करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के बारे में अब हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पर क्या बताया गया, ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्टरी। तो ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड, अब ब्रिटिश पीरियड के दौरान आप क्या बोलेंगे कि उस टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर की जो स्थिति थी ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, वो संतुष्ट करने वाली नहीं थी। मतलब लोग खेती तो कर रहे हैं लेकिन खेती से उनका उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ज्यादातर लोग कहाँ से थे, रूरल एरिया से, और वो क्या करते थे, खेती करते थे। लगभग 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी गांव में रहती थी, और वो क्या करते थे, खेती करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। अरे इतने लोग खेती के ऊपर खेती कर रहे हैं, फिर भी इंडिया के अंदर खाने की कमी थी। क्या, इतने लोग खेती तो कर रहे हैं लेकिन खेती ये कौन सी कर रहे थे, फसल नहीं उगा रहे थे, फसल खाने की फसल नहीं उगा रहे थे, उगा रहे थे ये लोग कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब जिससे पैसा मिलता है वो वाली फसल उगा रहे थे, जैसे कॉटन है ना, जूट है, इन सब की फसल किया करते थे, इंडिगो है, नील की खेती करते थे। तो उसमें इन लोगों को अभी आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या है, ऐसी स्थिति थी कि लोगों के पास खाने तक की कमी थी। इसके बाद एक टर्म आती है जिसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि किसान खेती कर रहा है सिर्फ किसके लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, वो बेचेगा नहीं उस फसल को,
खुद ही अपने खेत में उगाएगा और उसको खाएगा, ठीक है। अब जो कारण हम देखते हैं कि इंडिया, अभी हमने देखो क्या देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऐसा था, तो उसके पीछे क्या कारण था, स्टैग्नेंट जो रुका हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके पीछे क्या कारण था। सबसे पहला कारण यहाँ पर है, ये जो कारण है आपका 3 से 4 मार्क्स के अंदर ये कारण पूछ लिया जाएगा, और उसके अंदर हो सकता है पॉइंट पूछ ले। तो अगर 3 से 4 मार्क्स में मेन रीजन पूछ रहा है तो आपको ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे इसमें से। तो सबसे पहला जो रीजन था दैट वाज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसके अंदर होता क्या था, यहाँ पर जैसे डायग्राम से समझते हैं, ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने एक इंडिया का व्यक्ति अपॉइंट किया, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया। इन्होंने कहा कि आप जो है किसानों से लगान लो, टैक्स कलेक्ट करो उनके खेत का, और वो हमें दो। तो इसको कहते थे जमींदारी सिस्टम। जमींदारी एक तरीके से आप बोल सकते हो, जमींदार कौन होते थे, जो जमीनों के मालिक होते थे। तो वो क्या करते थे, किस वो क्या करते थे, रेंट पर भी नहीं देते थे, वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे एक प्रकार का। जैसे लगान मूवी अगर देखी होगी तो उसमें क्या होता था, टैक्स सिर्फ लगान कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से। और लगान क्या होता है, जो भी फसल होती है, अब लगान उस टाइम पर कैसा होता था, एक फिक्स अमाउंट होता था कि भाई तुम्हारी अगर फसल अच्छी हो रही है नहीं हो रही उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स देना है तो देना है, ऐसा सिस्टम होता था। तो इसको कहते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है व्यवस्थीकरण, व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण का मतलब यहाँ पर आप बोले तो पहले जो हम फसल उगा रहे थे वो किसके लिए उगा रहे थे, अपने खाने के लिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आकर कहा कि आप जो है कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ। जैसे कि क्या क्या उगाओ, यहाँ पर आपको नीचे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जैसे कि कॉटन है, जूट है, नील की खेती है, ये सारी खेती करो जिससे क्या मिले, जिसका दाम मार्केट के अंदर क्या होता था, ज्यादा होता था। अब कोई गेहूं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आया, कोई पालक उगा रहा है, कोई धनिया उगा रहा है, इनसे पैसा मिलेगा नहीं, उनसे तो सिर्फ क्या होगा, अपना पेट पल सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि आप क्या उगाओ, कैश क्रॉप्स उगाओ। अब कैश क्रॉप्स उगा के वो बेचते थे, बेचने के बाद उन्हें जो पैसा मिलता था उसमें से लगान देते थे। समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, किसानों ने हाई प्राइस फॉर प्रोडक्शन, हाई प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, तो उन्होंने सिंपल है कैश क्रॉप्स उगाना चालू कर दिया। तो अब कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उसकी वजह से फूड क्रॉप्स नहीं उग रही है। क्या नहीं उग रहे, फूड क्रॉप्स नहीं उग रहे, तो खाने की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब खाने की कमी हो गई तो वो कहाँ से खाना लेके आ रहे थे, खाने का अनाज लेकर आ रहे थे, शहरों से खरीद के लेके आ रहे थे। इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत फ्रीक्वेंट या बहुत तेजी से क्या हुआ, फेमाइन हो गया। फेमाइन का मतलब अकाल पड़ने लगा, खान भूखमरी हो गई। तो दूसरा कारण ये भी था कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स में सिंपल से आपको एक चीज याद रखनी है, क्या किया गया, क्रॉप को कमर्शियलाइज कर दिया। पहले सिर्फ खाने के लिए नहीं, उससे पैसा कमाने के लिए क्रॉप उगाने लगे। तो कैश क्रॉप्स में क्या क्या उगाते थे, कॉटन की खेती करते थे, जूट की खेती करते थे, नील की खेती करते थे, और भी वैरायटीज ऑफ खेती करते थे। फिर इसके बाद आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो उस समय में देखो कोई ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इरिगेशन सिंचाई करने की फैसिलिटी थी, और ना कोई अच्छा खासा खाद वगैरह, ना फर्टिलाइजर, कीटनाशक, ये सब कुछ नहीं था। तो अगर किसान खेती कर भी रहा है तो उसको किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, बारिश के ऊपर। हल चला रहा है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे क्या होता था, किसानों को बारिश जिस टाइम बारिश नहीं हुई, अब किसान क्या करे। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी एग्रीकल्चर के लिए एक कारण था स्टैग्नेंट होने का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी का मतलब आपको पता है, कमी। तो उस टाइम पर कोई इन्वेस्ट करने को भी रेडी नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब ब्रिटिश सरकार है, वो तो भाई क्या नहीं कर रही, इन्वेस्टमेंट कर रही नहीं है, उसे क्या मतलब है कि हमें पैसा मिलना चाहिए। और जमींदार है वो भी क्या नहीं कर रहे थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। अब बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो अब किसान क्या करे, उसकी फसल तो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो बाढ़ के लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम ना बनाना, बाढ़ से बचा भी तो जा सकता है, तो वो सब कुछ नहीं करते थे। तो इसलिए स्कार्सिटी था किसका, इन्वेस्टमेंट का।
फिर क्या, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद इंडिया पाकिस्तान सब अलग हो गया। पार्टीशन के बाद भी इफेक्ट पड़ा बहुत ज्यादा। अब जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई, भूटान में उधर चली गई। तो ये होने लगा, तो इससे और क्या हो गया, इंडिया को जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। समझ में आया? 5 कारण है, 5 में से अगर 3 नंबर का आ रहा है, कोई 3 लिखने हैं, 4 नंबर का आ रहा है तो 4 लिखने हैं और उसके अंदर पॉइंट लिख देना। ठीक है। अब इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले की अगर बात करी जाए तो इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था, बहुत बढ़िया था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी और पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो जानी जाती थी, क्योंकि इतना बढ़िया माल बनता था, अच्छा था सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा खत्म करने लगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके कारण इसको बताया गया, डी इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म कैसे होने लगा। तो सबसे पहला पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्री खत्म होने लगी। ठीक है। तो कैसे खत्म होने लगी, सबसे पहले तो डिक्लाइन आया किसका, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले खत्म हुई, कैसे, अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया, सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म किया, क्योंकि अगर हैंडीक्राफ्ट खत्म नहीं करेंगे वो लोग तो क्या होगा, उनका माल कोई भी नहीं खरीदेगा इंडिया के अंदर, और इंडिया जो है अपना बनाते रहेगा। तो इंडिया किस पर डिपेंडेंट हो गया, खत्म हो गई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो अब ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो उन लोगों ने खत्म देखो कैसे किया, इंडिया को क्या बना दिया, रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया, किसका, रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर बना दिया फिनिश गुड्स का। तो वो यहाँ से सस्ते माल पर क्या खरीदते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे, और यहाँ पर जो सामान बनाकर फिर यहीं पे बेच देते थे। अब इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको खत्म कैसे किया गया, तो इसके लिए उन्होंने एक टैरिफ पॉलिसी लेकर आए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कहते हैं इसको। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, टैक्स की पॉलिसी लेके आए। तो उन्होंने टैक्स की पॉलिसी के अंदर देखो क्या किया, कि अगर इंडिया से कोई भी माल ब्रिटेन के अंदर जा रहा है रॉ मटेरियल, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। और ब्रिटेन से इंडिया के अंदर कोई भी फिनिश्ड गुड्स वगैरह जो है वो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंडिया अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का माल कहीं बाहर बेच रहा है, ब्रिटेन के अलावा अमेरिका दे दिया, जापान दे दिया, इधर उधर दे दिया, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। तो इससे कैसे देखो नुकसान पहुंचा है। अब मान लो कोई एक सामान है, उसको बनाने में 100 रुपए आपकी कॉस्टिंग आई, इसके ऊपर प्लस टैक्स लग गया 100 रुपए और, तो क्या कोई बाहर इसे 200 रुपए में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना, टैक्स ही बहुत ज्यादा लग। ये तो 100 रुपए जस्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, हो सकता था 200 भी रुपए लग जाए। तो कोई अगर सामान 100 रुपए में बन रहा है तो कोई पागल ही खरीदेगा ना। तो इंडिया का सामान बाहर के देशों में कोई खरीदता ही नहीं था, अब कोई खरीद ही नहीं रहा तो अब बनाएगा ही क्यों कोई, जब माल आपका बिकेगा ही नहीं तो पागल व्यक्ति होगा कोई बनाएगा। तो इसलिए वो लोग सामान बनाना ही बंद कर दिया। तो धीरे धीरे करके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपकी क्या हो गई, खत्म होने लगी। ठीक है जी। अब दूसरा कारण देखो क्या पड़ा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई तो उसके कुछ दुष्परिणाम पड़े, उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हुए। पहला इफेक्ट क्या हुआ, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने क्या देखा, ज्यादातर 85% लोग किसके अंदर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, बाकी बचे हुए 25% किसके अंदर थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो हो गई खत्म, तो वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो वो लोग भी क्या करने लगे, धीरे धीरे करके कहाँ आने लगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आने लगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जहां पर एक खेत के लिए 4 लोगों की जरूरत है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से हो पाएगा काम, नहीं हो पाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी क्या हो गया, ओवर बर्डन होने लगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर समझाऊं, एक मशीन है, मान लो एक मशीन के में 5 लोगों की सिर्फ जरूरत है, अगर उसमें 10 लोग काम करेंगे तो क्या काम होगा, नहीं होगा ना। तो ये इफेक्ट पड़ा पहला। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब इंडिया क्या बन गया, इंपोर्टर बन गया है सिर्फ, कि वो क्या कर रहा है, फिनिश्ड गुड्स खरीद रहा है, सिर्फ बना कुछ नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, खरीद रहा है बस।
और तीसरा देखो क्या है, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर पिछड़ा, उसके पीछे क्या कारण था? एक और कारण है कि कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी। कैपिटल गुड्स का मतलब जो मशीन वगैरह, मशीन, इंडिया के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह उतनी नहीं थी। सारा काम किससे हो रहा था? हाथों से ही होता था उस टाइम पे, और होता भी था। इंडस्ट्री मशीनें वगैरह भी होती थी तो वो छोटे लेवल पे होती थी, बड़े लेवल पे कोई भी मशीनें वगैरह नहीं थी। तो इससे क्या हुआ? इससे भी इफेक्ट हुआ। तो अब उस टाइम पे कोई तो थी नहीं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जिससे क्या होता है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो प्रमोट किया जाता। तो इंडिया फिर धीरे धीरे करके किस पर डिपेंडेंट होने लगा? ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट होने लगा सारे कैपिटल गुड्स के लिए और इक्विपमेंट के लिए। ठीक है जी। अगला देखो कारण, लो कंट्रीब्यूशन टू। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा अच्छा है नहीं, तो ज्यादातर हमारे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी थोड़ा बहुत कर रहा था। लेकिन दोनों ही अब क्या होने लगे? खत्म होने लगे। तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कम होने लग गया। फिर इसके बाद आता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो उस टाइम पर पब्लिक सेक्टर जो था, पब्लिक सेक्टर कौन था? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश सरकार का कोई भी रोल नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अब मान लो सरकार जैसे आज है, तो जो आज इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है ना, कि आपके अगर जैसे स्कूलों में आपका एंटरप्रेन्योर चल रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रमोट कर सके लोगों को। तो इसीलिए उस टाइम पर सरकार ने कोई भी प्रमोट ही नहीं किया, सरकार कर ही नहीं रही है, कोई सरकार का रोल ही नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। सरकार सिर्फ कहाँ कहाँ कर रही थी? सरकार का रोल था कि भाई हम रेलवे बना लें। ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे, तो उन्होंने रेलवे के ऊपर फोकस किया, पावर जनरेशन, बिजली बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, कम्युनिकेशन, पोर्ट, इन सब के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है। लेकिन देश आजाद होने से थोड़ा सा पहले की बात हो रही है, तो हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब कि 80s में बात चल रही है ना, कि 1850 के बाद की बात है। तो उस टाइम पर धीरे धीरे करके इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर था वो धीरे धीरे करके आना चालू हुआ। तो सबसे पहला तो उन्होंने क्या किया, देखो, द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड। इस समय जो इंडस्ट्रीज आई वो किसके ऊपर काम कर रही थी? कॉटन, जूल मीट, कॉटन की मिल आई, जूट की मिलें आई। तो वो धीरे धीरे लेकिन प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन प्रोग्रेस कैसी थी? बहुत ज्यादा स्लो। इंडस्ट्री आना तो चालू ही, लेकिन कैसे? धीरे धीरे इनकी ग्रोथ हो रही थी। और कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे पाई जाती थी? ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में। और जूट मिल कहाँ पर पाई जाती थी? बंगाल के अंदर। तो ये चीजें याद रखनी है। कॉटन और जूट इंडस्ट्री किसके द्वारा रन करी जाती थी? इंडियंस के द्वारा। और जो जूट मिल्स थी वो कौन रन कर रहा था? फॉरेनर्स। फॉरेनर्स उस टाइम पे कौन थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स कहाँ आए थे? बंगाल के अंदर ही आए थे। तो वो बंगाल के अंदर ही फिर जो जूट की मिल्स थी वो चलाते थे। अब 1907 के अंदर जमशेदपुर बिहार में टाटा भाई साहब जो थे, उन्होंने अपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके ग्रोथ की। तो टिस्को भी उसी टाइम पे आया था। ठीक है। अब धीरे धीरे करके कुछ और इंडस्ट्री आपकी आनी चालू हुई, जैसे कि शुगर की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, पेपर की इंडस्ट्री है। तो ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1857 के बाद ये लोग आना चालू। ठीक है। फॉरेन ट्रेड की अब हम बात करते हैं। पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया। अब फॉरेन ट्रेड में क्या है? फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए। अब इंडिया का अदर्स कंट्री के साथ व्यापार भी तो होगा। तो इंडिया का सिर्फ व्यापार हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से ही था, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने क्या किया? बहुत सारी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगा दी। जैसे एक हमने पॉलिसी पढ़ा, टैरिफ पॉलिसी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड को भी अफेक्ट किया। तो क्या बन गया? देखो, इंडिया बन गया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। कैसे? तो इंडिया से जो भी कच्चा माल है वो कहाँ जा रहा है? ब्रिटिश के पास, और वहां से सारा का सारा माल बन के इंडिया के अंदर। दूसरा क्या है? मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश जो रूल था उसका क्या था? एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ एक ही बंदा पूरे के पूरे में राज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो वही पूरा का पूरा कंट्रोल था उसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर भी और इम्पोर्ट के ऊपर भी। इंडिया उस टाइम पे ठीक है फॉरेन ट्रेड करता था, लेकिन किसके साथ करता था? सिर्फ चाइना, जैसे सिलोन बोलते हैं आजकल, आप श्रीलंका बोलते हैं, और ईरान, पर्सिया, सिर्फ इसके साथ ही फॉरेन ट्रेड करता था। आधे से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया किसके साथ करता था?
ब्रिटिश के साथ, बाकी का किसके साथ कर रहा है, चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ करता था। ठीक है, फिर एक सुएज कैनाल आया, तो सुएज कैनाल की ओपनिंग के बाद इंडिया और ब्रिटेन का जो फॉरेन ट्रेड था वो और आसान हो गया। अब सुएज कैनाल क्या है भैया जरा बताइए। तो देखो सुएज कैनाल यहाँ पर है, इसको जरा समझते हैं। देखो पहले ये रहा आपका इंडिया, ठीक है, और ये रहा यहाँ पर लंदन। तो लंदन से इंडिया आने के लिए पहले यहाँ से इनको रास्ता लेना पड़ता था। कौन सा रास्ता, ये वाला रास्ता। इसको थोड़ा और ले लेते हैं, कलर थोड़ा कोई अच्छा नहीं है क्या, चलो यही ले लेते हैं। यहाँ से इन लोगों को आना पड़ता था, ये वाला रास्ता कवर करे, येलो वाला रास्ता, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता था ये रास्ता, तो इन्होंने क्या बनाया, एक मैन मेड रास्ता बना दिया, आर्टिफिशियल रास्ता बना दिया, ये ग्रीन वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ से फिर शॉर्टकट पड़ने लगा। तो इस रास्ते को बोलते हैं क्या, सुएज कैनाल। क्या कहते हैं, सुएज कैनाल। और ये कब ओपन हुआ था, 1869 में, बस ये याद रखना। तो इस रास्ते ने क्या किया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका समय बचाया, उसका पैसा भी बचाया, ठीक है। तो ये उस रास्ते ने किया, ठीक है जी। इसके बाद आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन का मतलब, अब इंडिया से ब्रिटिश सरकार पैसा तो कमा रही है, लेकिन उस पैसे को कहाँ लगा रही है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स के अंदर। तो ब्रिटिश सरकार जो है 3 कामों में मेनली लगाती थी। पहला, जो भी उनके ऑफिस सेटअप हो रहे हैं, जैसे आज पार्लियामेंट, उधर देखोगे जाके इंडिया गेट की तरफ जो ऑफिस बने हुए हैं ना, है ना, पार्लियामेंट वगैरह है, जो भी है, राज्यसभा है, ये सब क्या है, ये उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं बनाए थे, वो अब के बने हुए हैं। तो वो कहाँ खर्च कर रही थी, ब्रिटेन में अपने ऑफिस को सेटअप करने में। इंडिया के अंदर ऑफिस सेटअप किए बट उतने ज्यादा नहीं किए, लेकिन कहाँ पर, ब्रिटेन में अपने ऑफिस वगैरह बड़ा बना रहे हैं, कंपनी वगैरह अच्छी कर रहे हैं। और उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार सिर्फ इंडिया के ऊपर ही राज नहीं कर रही थी, और भी कंट्रीज के ऊपर राज कर रही थी। तो वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो उन लड़ाइयों में खर्चा आता है, पैसा लगता है, तो वो पैसा कहाँ से जाता था, इंडिया से जाता था। और तीसरा खर्चा क्या होता था, इनविजिबल आइटम्स के ऊपर। इनविजिबल आइटम्स के ऊपर मतलब कि मान लो ब्रिटिश सरकार का कोई आदमी यहाँ इंडिया के अंदर है, अब ये पड़ गया बीमार, तो ये पड़ गया बीमार, तो ये इंडिया के डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएगा, ये बुलाता था ब्रिटिश से कि भाई एक डॉक्टर आ, ठीक है, तू मेरा इलाज कर। अब इस डॉक्टर के आने का खर्चा, यहाँ से जाने का खर्चा, जितने दिन ये इंडिया के अंदर रहा, इसके खाने पीने का सब कुछ खर्चा कौन देता था, इंडिया से जो पैसा कमा रहे हैं वही लगता था। तो जो इंडिया से पैसा कमाया जा रहा था कहाँ खर्च कर रहे थे, इन सारे चीजों में खर्च कर रहे थे, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। तो पॉपुलेशन, अब डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करी जाए, आपकी इकोनॉमी कैसी है, स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, और बैकवर्ड इकोनॉमी बन चुकी है। तो सबसे पहला जो जनगणना हुई थी ना, वो कब हुई थी, 1881 में, ठीक है। तो ये क्यों की गई थी, ताकि पता लगाया जाए कि कितनी पॉपुलेशन है। उस दिन के बाद से हर 10 साल में जनगणना होना चालू हो गया। तो 1881 में हुई, फिर 1891 में हुई, फिर 1901 में हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसी हुई। पहली जनगणना इस डेट को हुई थी, फिर उसके बाद लास्ट जनगणना जो हुई है वो 2011 में हुई है। 2021 में होनी थी, उसकी रिपोर्ट वगैरह आनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं आई, ठीक है। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब, डेमोग्राफी जो है आपकी जो पॉपुलेशन है वो 3 स्टेजेस में ट्रांसफॉर्म हुई थी हमारी जो उस टाइम पे एग्रीकल्चर थी। पहला स्टेज क्या था, हाई बर्थ रेट, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं, तो ये होती है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट ज्यादा है लेकिन डेथ रेट क्या है, कम है। तीसरी स्टेज में क्या होता है कि लो बर्थ रेट होता है और लो डेथ रेट होता है। तो ये 3 स्टेजेस होती है। तो 1991 में देखो क्या हुआ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड होता है, कहा जाता है। अब 1921 से पहले इंडिया कौन सी स्टेज में था, पहली वाली स्टेज में, जहां पर हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। तो इस साल में इंडिया कौन सी स्टेज में आया, सेकंड स्टेज के अंदर एंटर हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, ठीक है जी। आगे देखिए,
तो उस टाइम पर कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? तो हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि हर साल या हर साल एक साल के अंदर हर 1000 बच्चे पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, या हर 1000 लोगों में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, उसको कहते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट में भी यही है कि हर 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं। तो उस टाइम पर बर्थ रेट कितना था? 48,000 था, इतने लोग मर रहे थे, ओ पैदा हो रहे थे। और मर कितने रहे थे? 40,000 पर थाउजेंड, 40 पर थाउजेंड, मतलब कि 1000 लोगों पर यहाँ पर 48 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 1000 लोगों पर 40 लोग मर रहे हैं, ये रेट था। अब एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या कि पढ़े हुए लोग कितने थे? तो पढ़े हुए लोग ओवरऑल देखा जाए तो 16% से भी कम थे, और फीमेल कितनी थी? 7% पढ़ी हुई लिखी थी। डेमोग्राफी में सब कुछ आ जाता है, पॉपुलेशन की कंडीशन कैसी है। हेल्थ फैसिलिटी उस टाइम पे बहुत ही खराब थी, ज्यादातर लोग बीमारी रहते थे। और उस टाइम पे आपका चिकन पॉक्स बहुत फेमस हुआ था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एक साल से, मतलब जो बच्चे हैं, एक साल की उम्र होने से पहले कितने बच्चे मर जा रहे हैं। तो उस समय पर एक साल की उम्र होने से पहले बहुत ज्यादा बच्चे मरते थे। तो उस समय कितने थे? हर 1000 बच्चे पर 218 बच्चे मर जाते थे एक साल की उम्र होने से पहले। और अब कितने हैं? अब ये हैं आपके 44। तो 1000 बच्चे में से 44 बच्चे मरते हैं। अब 2011 का डेटा है ये। फिर लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब है कि कितनी साल तक, कितनी उम्र तक बच्चे आप जीवित रह सकते हो। तो उस टाइम पर क्या एक्सपेक्टेंसी रेट थी? 44 साल तक कोई एक व्यक्ति जिंदा रहता था। ठीक है जी। और उस टाइम गरीबी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, तो गरीबी भी बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसके बाद आता है आपका ऑक्यूपेशनल सेक्टर। ऑक्यूपेशनल का सेक्टर का मतलब क्या है कि कितने लोग जो है काम कर रहे हैं, क्या कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेक्टर को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या कि ऐसा ये सेक्टर, इसके अंदर लोग क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स को यूज करके अपनी जीविका चलाते हैं। जैसे कि जमीन का यूज कर लिया, वाटर का यूज कर लिया। तो इसमें क्या होता था, जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम आता है ऐसे काम। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या है, इस सेक्टर के अंदर आप किसका यूज करते हो, प्राइमरी सेक्टर के जो भी चीजें हैं उनका यूज करके उनको दूसरे गुड्स में बनाते हो। जैसे आपने गेहूं लिया, गेहूं प्राइमरी सेक्टर में क्या किया, फसल उगाई, फसल से फिर आपने आटा बनाया, है ना, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जैसे यहाँ पर क्या होता था, गन्ने से आपने क्या बना दिया, चीनी बना दिया, है ना, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर के। ट्रांसफॉर्मेशन होना, मैन्युफैक्चरिंग होना यहाँ पर। और टर्चरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, सर्विसेज वगैरह जितनी भी होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, ये सब सर्विसेज कहाँ पर आती है, टर्चरी सेक्टर में। तो 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी उसके अंदर। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो बनावट, जैसे रोड वगैरह हैं नहीं है, फैसिलिटी क्या है इकोनॉमी के अंदर। तो उस टाइम पर अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन की उतनी कुछ खास फैसिलिटी नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, लेकिन किसके लिए काम किया, अपने लिए। उन्होंने रोड्स बनाए, रेलवे भी बनाई, पोर्ट बनाए, पोर्ट मतलब बंदरगाह, वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह, इन सब बनाया, लेकिन किसके लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर देखो बताया गया, सड़कें पहला उन्होंने बनाया। सड़कें बनाई किसके लिए, ताकि उनकी जो आर्मी है एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, वो कच्चा माल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। और किस लिए बनाया, इंडिया के अंदर उस टाइम पे ऐसी रोड बहुत कम थी जो हर वेदर में रह सकते, चाहे बारिश हो रही है, चाहे सर्दी पड़ रही है, चाहे गर्मी हो रही है, ऐसी रोडें थी नहीं। ठीक है, जब भी भुखमरी पड़ती थी तो बहुत मुश्किल होता था। भुखमरी हो रही है, कोई बीमारी हो गई, फेमाइन आ गया, कैलेमेटाइज आ गया, नेचुरल बाढ़ वगैरह आ गई, तो उस टाइम पे लोग के पास रास्ता नहीं होता था, खाना उन्हें, अब खाना लेने जाना है, बाढ़ आ गई, कैसे जाए वो लोग। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी रोड वगैरह ना होने की वजह से। दूसरा है रेलवेज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, 1850 में रेलवे लेकर आए। लेकिन उनका कारण क्या था रेलवे लेके आने का, ताकि वो
इंडिया के अंदर जो लंबे लंबे डिस्टेंस है उनको कवर कर सके, ठीक है, और अपना फायदा कर सके। अब रेलवे ने लोगों का भी फायदा किया, रेलवे लोगों के लिए भी यूज में आया, तो रेलवे के फायदे से क्या होने लगा कि लोग लंबा लंबा डिस्टेंस आराम से कवर कर सकते थे, है ना। अब देखो इंडिया के अंदर क्या हो गया था, कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब एक जगह से दूसरी जगह आपको अनाज पहुंचाना है, तो उस टाइम पे बैलगाड़ी वगैरह यूज करते थे, लेकिन रेल के आने की वजह से अच्छी अच्छी मतलब आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे, और रेलवे ने फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प किया, ठीक है। अब सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से चली थी, बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी, जहाँ पर 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, और वो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। इन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी काम किया, लेकिन उतना ज्यादा इन्होंने मतलब काम नहीं किया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा काम किया कि इन्होंने बनाया तो, लेकिन वो नॉर्मल लोग यूज नहीं कर सकते थे। अब पानी से जा रहे हैं तो वो लोगों को क्या बहुत महंगा पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, लेकिन इन लोगों ने यूज किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के ने ही खुद भी यूज किया सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, इन्होंने बातचीत करने के लिए इन्होंने बनाया। तो उन्होंने पोस्ट बनाया, पोस्ट जैसे लेटर लिखते थे, टेलीग्राफ बनाया, है ना। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाना चालू किया। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक जगह यहाँ से टाइप करते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाता है, वहां से लेटर निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी इन लोगों ने बनाया, ठीक है। रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन लोगों ने किया तो, लेकिन उसका रीजन क्या था, अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना, इसके लिए इन्होंने क्या किया, बनाया था, ठीक है। ये सब बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं ऑटोमेटिकली, ये कंक्लूजन यहाँ पर ऑलरेडी है। अब सिर्फ लास्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, कि इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को कुछ फायदा भी पहुंचाया। फायदा कैसे पहुंचाया, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो कमर्शियलाइजेशन इन्होंने क्रॉप का किया, एग्रीकल्चर का किया, तो उससे इंडिया के लोगों को समझ में आ गया कि भैया हमें क्या चाहिए, फूड क्रॉप चाहिए, तो उन लोगों ने धीरे धीरे करके फूड क्रॉप उगाना चालू किया। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने फैसिलिटी दी, तो रेलवेज किसकी देन है, ब्रिटिश की देन है, रोड वगैरह किसकी देन है, ब्रिटिश की देन है, ठीक है जी। फेमाइन को कोई भी महामारी हो रही है, अकाल पड़ रहा है, तो उसके अंदर रोड वगैरह रेलवेज वगैरह का हम यूज करके, मान लो किसी शहर में बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से क्या पहुंचा सकते हैं, खाने पीने की सुविधा पहुंचा सकते हैं। शिफ्ट इन मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले के जमाने में क्या होता था, लेन देन कैसे करते थे, जैसे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गेहूं के बदले में तू मेरे को ये दे दे, या कुछ भी, मतलब एक सामान के बदले में दूसरा सामान लेते थे, तो इन्होंने कैश में डील करना चालू किया, कुछ सिक्के वगैरह में डील करना चालू किया, ठीक है। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, और इन्होंने एक हमें जैसे कहते हैं गवर्नमेंट को, जो सरकार है ब्रिटिश सरकार ने, शासन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वगैरह भी सेटअप करी। अभी आज जो हम संविधान देखते हैं, मोस्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे वही हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया। जो पॉलिटिकल सेक्टर है आपका, पॉलिटिकल जितनी भी पॉलिटिक्स होती है, वो सारी की सारी जो ब्रिटिश ने बनाई थी वही चल रही है, वही सब कुछ चल रहा है, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया गया अपने हिसाब से। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे किसके, ब्रिटिश सरकार के, ठीक है जी। चैप्टर आपका समाप्त है, इसके क्वेश्चंस वगैरह करना।